जा पाती, लेकिन मैं लंगड़ी हूँ। गुड़िया बेटी, क्या आपको भी बेर खाने हैं? हाँ मम्मा, मेरा दिल तो बहुत है, मगर मैं लंगड़ी हूँ। मेरी बेटी लंगड़ी है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो स्वस्थ है। चलो आज मैं आपको बेरी के पेड़ पर ले जाती हूँ। आप भी जग्गू कुक्कू की तरह डाल पर बैठकर खूब बेर खाना। अब जल्दी चलो। फिर एक टोकरी में गुड़िया को बिठाकर मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर चली जाती है। खट्टा मीठा बेर है, दिल कर रहा है इसकी गुठली भी खा जाऊं। नहीं जग्गू, गुठली नहीं खाना, बेर बहुत है, तुम बेर को ही खाओ। मैं तो कुछ बेर अपने घर भी लेकर जाऊंगा। कोको दोस्त, वो देखें, आपकी मम्मा भी इसी तरफ आ रही है, शायद उन्हें भी खट्टे मीठे बेर खाने होंगे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया तो कई महीनों के बाद घर से बाहर आई थी, वो बहुत खुश होती है। यहाँ कितना अच्छा लगता है, खुला आसमान, चारों तरफ पेड़ पौधे और ताजी ताजी हवा। लो गुड़िया बहन, ये बेर खाओ, ये और भी मजेदार है। ऐसे वो तीनों गुड़िया को बेर तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। दूर छिपी हुई बुरी चील उन पर नजर रखे हुई थी। अरे वाह, एक साथ चार चार शिकार है, किसी एक का खात्मा तो हो ही जाएगा, बड़ी तेज भूख लगी है। फिर वो बुरी चील धीरे धीरे बेरी के पेड़ तक पहुंच जाती है और एकदम से उन्हें घेर लेती। जग्गू और कुक्कू तो डर के मारे मम्मा चिड़िया के पीछे छुप जाते हैं। सब ऐसे ही खड़े रहो, अगर एक भी भागा तो कच्चा चबा जाऊंगी, बड़ी तेज भूख लगी है मुझे। नाना चील जी, हमें जाने दे, हमारी जान बख्श दे, छोटे बच्चों पर रहम करें। नाना चिड़िया, किसी एक को तो अपना शिकार बनाकर ही खाऊंगी। चील उनके सामने बैठी थी। तभी धीरे से जग्गू कौवा कुक्कू के कान में बोलता है, कुक्कू दोस्त, इस चील को गुड़िया को सौंप देते हैं, वैसे भी गुड़िया लंगड़ी है, ये जी कर क्या करेगी, कम से कम हम तीनों की तो जान बचेगी। जग्गू की ये बात सुनकर कुक्कू तुरंत अपनी माँ से बोलता है, मम्मा मम्मा, गुड़िया को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से, हम अपनी जान बचाते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है, मेरा काम इस लंगड़ी चिड़िया से ही चल जाएगा, तुम सब चले जाओ। चील ने इतना कहा ही था कि तभी रानो चिड़िया जोर से चील को धक्का मारती है और पेड़ से नीचे गिरा देती। जग्गू कुक्कू, गुड़िया को साथ लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इस चील को आपके पीछे नहीं आने दूंगी, बेटा जल्दी से भागो यहाँ से। इतना कहकर रानो चील पर हमला कर देती है और जग्गू और कुक्कू टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और चील में काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में चील रानो को जान से मार देती है। मरगी, छोटी चिड़िया मरगी, मुझसे लड़ने चली थी, अब तेरा मांस में मजे से खाऊंगी। कुक्कू भाई, मम्मा अभी तक घर नहीं आई। मम्मा को चील ने मार दिया है, वरना वो अब तक आ जाती, क्या जरूरत थी मम्मा को वहाँ ले जाने की। भाई, अगर हम वहाँ ना होते तो वो बुरी चील आपको खा जाती, आप ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं, हम चील के हाथ कभी ना आते, वो तो तुम साथ में थी, इसलिए मम्मा ने चील से लड़ाई करने की सोची। तुम लंगड़ी थी ना, माँ को तेरी वजह से मरना पड़ा, अब तू ही माँ की हत्यारन है, समझी? ऐसे कुक्कू तो गुड़िया को ही दोषी ठहराता है। अब गुड़िया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कुक्कू सारे सारे दिन बाहर घूमता फिरता, वो लंगड़ी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, चाहे वो भूखी हो या फिर प्यासी हो। भाई, सुबह से रात हो गई है, आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए? जंगल में भोजन की कमी हो गई है, अपना पेट भरना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे में तेरे लिए दाना कहाँ से लाता? ऐसा बोलकर कुक्कू तो सो जाता है। गुड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो कई दिनों से भूखी थी। मम्मा, मम्मा, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल रखती, अब तो मुझे भी भूखा सोना पड़ता है। मैं क्या? अरे माँ और बाबूजी को नहीं बता सकती थी तो क्या हुआ, मुझे ही बता दी थी। अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा, उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरी भाभी आई है, इकलौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है, काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ, मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ, आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी।
अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननन जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननन बहुत मायने रखती है, आप तो इस चीज को समझती हो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ। आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो? रुको, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हारे गोरे रंग पर खिल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो आप? ये तो बहुत प्यारा कलर है, और ये कलर भी मीडियम है। इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहनकर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी, ये लो सूट। अरे ननन जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती, चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननद को दिखाती है। देखो ननद जी, कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सामने रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहाँ सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छी हो ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननद के कमरे में आती है तो वो ननद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है। कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं, कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननद जी, आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है, इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी, आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननन जी, बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी। आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननन बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननन जी, भगवान ऐसी ननन हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है। ननद के सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है, मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी।